नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आने वाले एग्जाम में बहुत सारे आने वाले हैं, यूके ट्रिपल एससी के, यूके पीएससी के, जिनमें जनरल स्टडीज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अन्य विषयों का भी होता है, लेकिन जनरल स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसी जनरल स्टडीज़ का आज बहुत महत्वपूर्ण विषय हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या होती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स? कुछ आप लोगों ने पढ़ा हो, देखा हो। अगर आप, मैं ये मान लूँ कि आपको इकोनॉमिक्स आपने आज तक छुई नहीं, आपको पता ही नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, आप किसी भी बैकग्राउंड के, आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, किसी भी बैकग्राउंड के, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज ना हो। हाँ, ज्ञान नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, लेकिन डेली की जिंदगी में इकोनॉमिक्स आपके साथ जुड़ी हुई। अर्थव्यवस्था, पैसा तो आपके साथ है ना, जेब में पैसा है, 10 रुपए है, 100 रुपए, 1 रुपया है, पैसा है। वो पैसे से जब तुम कोई सामान खरीदने जाते हो दुकान में, छोटे से छोटा सुई से लेके दूध, साबुन, कुछ भी, चावल दाल कुछ भी खरीदते हो, वो पैसे से जब तुम सामान खरीदने जाते हो तो वो पैसा तुम्हारा कहाँ जा रहा होता है? अर्थव्यवस्था में जा रहा होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में जा रहा होता है? जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। राज्य में हो तो राज्य की अर्थव्यवस्था होगी। उस राज्य, बहुत सारे राज्य मिलकर जब देश है तो बस देश की अर्थव्यवस्था है। सिंपल सा समझो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। आज से 3 साल पहले हमारे देश में, आपको पता है, लॉकडाउन लगा। दुनिया भर में कोरोना की महामारी फैली, भयंकर महामारी फैली, बीमार लोग, बहुत सारे लोग की डेथ भी बीमारी में हुई। दुख की बात है। और आपने एक और चीज देखी होगी कि उस टाइम सारे कामकाज ठप हो गए थे। होटल, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, कोचिंग इंडस्ट्री, स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद है। अब आप सोचिए, जब सारी चीजें बंद होंगे तो लोगों की रोजी रोटी पे संकट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। कमाना उनके लिए मुश्किल पड़ गया है। जो सरकारी नौकरी वाले थे बस उनका ही फायदा है, प्राइवेट नौकरी वालों का तो कितना नुकसान हुआ होगा, सोचिए जरा। तो क्या हुआ? दो चीजें हुई। सिंपल सी बात है, समझ जाओगे तो रटने की जरूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं रटना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट आकर आपको उसको रटना मत। रटने वाली जहां पे चीजें होंगी मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि भाई यहाँ पे तुम रट लो, लेकिन जहां पे नहीं रटना है वहां पे बिल्कुल भी नहीं रटना है। देखो क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा, ठीक है, सब कुछ क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो क्या हो गया, जितने भी संस्थान थे, मान लो जहां पे कमाई का जरिया था लोगों का, कमाई बंद हो गई थी लगभग। तो कमाई, अगर मान लो पहले 100 लोग, ध्यान से समझो, मान लो पहले 100 लोग लॉकडाउन से पहले कमाते थे, और मान लो उनकी सैलरी, सपोज मान लो कि 100 रुपए, 100 लोगों की 100 रुपए सैलरी थी, 10,000 रुपए मानने के लिए, समझने के लिए। लॉकडाउन से पहले 100 लोगों की इनकम थी, लॉकडाउन लग गया। इसमें से क्या थे भाई, 80 लोग क्या थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, 20 क्या थे, गवर्नमेंट वाले थे। इन 20-80 लोगों की तो इनकम सब ठप हो गई। तो क्या ये 80 लोग अब 100 रुपए कमा रहे होंगे? जी नहीं, इनकी इनकम क्या हो गई, बंद हो गई है। सरकार ने कहा है कि तुम अंदर बैठ के रहो, बाहर बीमारी चल रही है। तो अब क्या है, बाकी के कितने लोग बचे हैं? 20 लोग सरकारी नौकरी वाले। और ये 20 लोग कितना कमा रहे हैं, सिर्फ 100 रुपए। लो, 2,000 रुपए की कमाई हो रही है। कितना नुकसान हो गया। कहाँ 10,000 रुपए कमा रहे थे और कहाँ आ गए 2,000 रुपए में। नुकसान हुआ 18,000 का नुकसान। इकोनॉमी को नुकसान हुआ। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात समझो। मुझे अगर ना चावल खाने का मन है, मान लो मुझे चावल खाने हैं, दाल लेनी है, तो मैं दुकान में जाऊंगा, 1 किलो चावल लूंगा, 1 किलो दाल लूंगा। तो दुकानदार भी तो चावल और दाल किसी से खरीद रहा होगा, कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर किससे खरीद रहा होगा? कोई बहुत बड़ा जो फैक्ट्री होगी जहां दाल की प्रोसेसिंग होती है, उस फैक्ट्री से ले रहा होगा। वो फैक्ट्री वाला किससे खरीदता है? किसान से। भाई भाई दाल कहाँ उगती है, अनाज कहाँ उगता है? सब खेतों में उगता है, हवा में नहीं उगता, ठीक है। किसान, किसान कुछ उगाएगा तभी तो तुम खाओगे, हम लोग खाएंगे, भूखे मरेंगे फिर। तो किसान ने कुछ उगाया होगा, तभी कुछ अनाज बना होगा। उस अनाज को प्रोसेस करके ही तो हम क्या कर रहे हैं, दाल चावल जो भी खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी क्या होती है बेसिकली, हम जितना भी खर्च करते हैं, हमारा खर्च और हमारी आय, इसको हम क्या कहते हैं, इनकम। हमारी आय होती है, उसमें से हम कुछ खर्च करते हैं, और ये खर्च करने के बाद कहाँ जाता है, अर्थव्यवस्था में। और अर्थव्यवस्था में मतलब एक साइकिल बनती है। तुम्हें कुछ चीज की जरूरत है, ठीक है, उसके लिए क्या हुई, मांग आई,
मांग के लिए क्या हुआ, उस चीज का प्रोडक्शन हुआ होगा, प्रोडक्शन हुआ होगा, तो फिर क्या होगा, उस चीज की क्या होगी, खपत होगी। तो अर्थव्यवस्था अगर आपसे कभी कोई पूछे ना, तो अर्थव्यवस्था का सिंपल सी ये बात होती है, जिन जिन चीजों पे आप पैसा खर्च करते हो, चाहे आप 1 रुपए 2 रुपए सुई से लेके साबुन तक कुछ भी खर्च कर रहे हो, कहीं घूमने जाने तक, वो सारी चीजें आपके जो पैसा वो एक चक्कर में घूम रहा होता है। आप दुकानदार को देते हो, दुकानदार किसी और को देता है, वो दूसरा कहीं और देता है, वो पैसा चल रहा होता है, वो कहीं पे रुकता नहीं है। ये मत समझिएगा कि आप जो पैसा खर्च करते हो कहीं पे जाके रुक जाता है, नहीं, वो पैसा वहीं पर नहीं रहता, वो घूमता रहता है पैसा। और जब पैसा घूमता रहता है तो क्या होता है, वो हमारी क्या चलाता है, अर्थव्यवस्था चलाता है। और जैसे ही वो पैसा रुक जाता है घूमना, कब, जब लॉकडाउन लगता है कि नहीं अब तुम कुछ नहीं जा सकते हो, कहीं घूमने नहीं जा सकते हो, तो उससे क्या होता है, वो चीजें रुक जाती हैं। और रुकने के बाद क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है तुम्हारी, ठप हो जाती है, बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो इसी को कहते हैं ना, कहते हैं यार इकोनॉमी इकोनॉमी एकदम बैठ सी गई है, मजा नहीं आ रहा, इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। लॉकडाउन में देखा होगा आप लोग पहले, लॉकडाउन से पहले गांव जाते थे, तो जो चौड़ा चौक होता है गांव में, उसमें 2-3 लोग ताश खेलते हुए मिलते थे। और लॉकडाउन के बाद आप गए होंगे अपने गांव, जब लॉकडाउन लगा होगा सब लोग घर, तो वहां पे देखा होगा कि हुजूम था कैरम खेलने वालों का, ताश खेलने वालों का। क्यों, क्योंकि वो सब लोग जो होटल इंडस्ट्री के थे वो सब लोग गांव आए, क्योंकि वहां तो नौकरी नहीं थी, गांव आए तो सबको क्या, कुछ काम नहीं है तो क्या करेंगे, ताश ही तो खेलेंगे। यही होता था। ये होता है, आपको इकोनॉमी दिखती है। मॉल में गए तो आपको भीड़ नहीं दिखाई दे रही, खाली मॉल है, तो मतलब उस मॉल की इकोनॉमी क्या है, नहीं चल रही है, लोग आ ही नहीं रहे। दुकान में गए, दुकान खाली है, शाम के टाइम भी कोई ग्राहक नहीं आ रहे, तो क्या है, उस दुकान की इकोनॉमी क्या चल रही है, सही नहीं चल रही है। समझ में आ गया, इकोनॉमी का मतलब होता है डिमांड आ रही है, नहीं आ रही है, डिमांड नहीं आ रही है तो कुछ परेशानी है, डिमांड नहीं आ रही है तो बहुत बड़ी परेशानी है, और डिमांड आ रही है तो सब कुछ सही चल रहा है। तो बेसिकली होता है डिमांड और सप्लाई का खेल होता है इकोनॉमी, इतना आप समझ लेना। ठीक है, 3-4 इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कुछ कुछ बातें कही हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। और उसके बाद हम प्रॉपर जो इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन है, क्या इकोनॉमिक्स है ये हमने तो पहले पढ़ लिया है, और उन 4 इकोनॉमिस्ट का भी हम पढ़ लेते हैं, अर्थशास्त्रियों का, दुनिया में बहुत माने जाते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनसे कुछ सवाल आपके पास जरूर आएंगे, उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसको देख लेते हैं, इच्छाएं, जो मैंने आपका कहा था, आपकी कुछ इच्छाएं होंगी, उसके लिए आप कुछ क्या करोगे, प्रयास करोगे, एफर्ट्स लगाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उस एफर्ट्स के लिए आपके उत्पादन होगा, उस चीज का उत्पादन होगा ना। मतलब मेरे को अगर मान लो कि क्या करना है, घूमने जाना है, तो क्या करूंगा, उसके लिए मुझे क्या प्रयास करना पड़ेगा, बस अड्डे जाऊंगा, कहीं पे बस बुक करूंगा, एरोप्लेन से जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, एरोप्लेन से जाऊंगा तो बसेज होंगी, मान लो वहां पे 2 बसेज हैं और अचानक से डिमांड आई कि नहीं नहीं 100 लोग अब कहीं जाना चाहते हैं, तो क्या होगा, उत्पादन होगा, कहाँ, फैक्ट्रियों में। क्यों, क्योंकि डिमांड हो रही है, लोग घूमना चाहते हैं, तो नई बसों का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा कि हाँ भाई अब लोग ज्यादा घूमना चाहते हैं तो नई नई बसें बनाओ। फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज होगा, तुम कुछ पैसा दोगे, ठीक है, और वो बसें भी तो किसी दुकानदार के पास जाएंगी जब बिकने के लिए। और उसके बाद क्या होगा, खपत होगी। खपत किस चीज की होगी, तुम्हारी इच्छाओं की, घूमना है तुम्हें, कहीं जाना है, उसको क्या कहते हैं, खपत कहते हैं। खाना है मुझे, चावल दाल कुछ खाना है, तो क्या कर रहा हूं मैं, खपत कर रहा हूं ना उसकी, तो उसको खपत हो गया आपका यहाँ पे हिस्सा, और इच्छाएं यहाँ। तो ये साइकिल देखो चल रही है ऐसे, मैंने कहा था ना इकोनॉमी क्या है, एक पूरा का पूरा एक चक्कर लगा रही है। क्लियर है, समझिए। 4 इकोनॉमिस्ट थे भारत दुनिया के, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, कुछ ने कुछ अलग कहा, कुछ ने कहा कि नहीं तू गलत कह रहा है, हम सही कह रहे हैं। नाम समझ लो उनके। एक थे आपके सबसे बड़े, आपने बहुत नाम सुना होगा इनका, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है। एक है आपके एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। एक है आपके रॉबिन्स। तीनों ने कुछ बातें कही। होता क्या है ना, जब जैसे विज्ञान होता है, विज्ञान में क्या होता है, कुछ चीजों के आविष्कार होते हैं, एक एक सबसे पहला आविष्कार होता है, उसके बाद फिर दूसरा कहता है कि नहीं इसके तेरे इसमें ये कमी है, फिर तीसरा करता है, तो डेवलपमेंट होता रहता है। तो हुआ क्या कि एडम स्मिथ एक जनरल वो अर्थशास्त्री थे, ज्ञाता थे उसके बारे में। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या होती है, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स होती है पैसा कमाना, पैसा कमाना। और इन्होंने कहा हर आदमी, मतलब ये मान लो कि हर आदमी
क्या कर रहा है, अपने लिए पैसा कमाता है, अपने लिए क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। एक बात, और इसने कहा कि पैसा कमाना, कमाना और खर्च करना कि क्या है, इकोनॉमिक्स है। मतलब जरा इसकी अगर आप बातों को ध्यान से देखो तो एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, पैसे पे बहुत जोर दे रहा है कि देखो पैसा कमाओ, खर्च करो। और क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आदमी अपने लिए ही कमा रहा है। इसकी बातों से थोड़ा समझना, बाद में जो और इकोनॉमिस्ट आएंगे वो इसकी बातों को गलत करते कि नहीं भाई तू गलत कह रहा है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि देखो हर कोई पैसा कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है, और हर इंसान जब अपने लिए पैसा कमा रहा है, तो जब 100 लोग हैं, 100 लोग अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, तो वो 100 लोग किसी देश में होंगे, किसी राज्य में होंगे, और जब वो अपने लिए पैसा कमा रहे हैं तो लास्ट में क्या हो रहा होगा, लास्ट में जाके वो पैसा कमाने के बाद क्या हो रहा होगा, देश राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं उसका कुछ फायदा होता होगा। लेकिन एडम स्मिथ ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई जो समाज का क्या है, पिछड़ा वर्ग है, जो क्या है, गरीब लोग हैं, उनका क्या, अगर वो एक फिक्स अमाउंट नहीं कमा रहे हैं, जैसे उनकी है, जैसे आपको हमारे पता है कि फिर से हम लॉकडाउन में जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स देखो वहीं पे हमारा सबसे, इस हमारे तो कम से कम इस जीवन काल का सबसे बड़ा क्षण ही वो था कि जब हमने लॉकडाउन देखा। तो लॉकडाउन में जब गरीब लोगों की हालत खराब हुई तो सरकार ने क्या कहा कि रुको हम तुम्हारे लिए थोड़ा अनाज दे देते हैं, लो फ्री में गेहूं लो, चावल लो, ये सब कुछ लो। तो गेहूं चावल जब सरकार बांटने लगी तो किनका ख्याल रख रही थी, गरीबों का या अमीरों का, गरीबों का ख्याल रख रही थी। और गरीबों का ख्याल रखते हुए सरकार ने कभी ये तो नहीं सोचा कि छोड़ो यार तुम हो गरीब, लेकिन जो इस लॉकडाउन में पैसे कमा रहा है, और जो आदमी अपने लिए पैसा कमा ही तो रहा है और कमा भी रहा है और खर्च भी कर रहा है, उन्हीं को हम हिस्सा मानेंगे इस देश का, और उन्हीं के लिए हमारी नीतियां बनेगी। नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सरकार कभी भी पूरी तरीके से पूंजीवादी नहीं होती है। याद रखिए, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो सकती है, सरकार कभी भी पूर्णतया पूंजीवादी नहीं होती। सरकार को थोड़ा समाजवादी, मतलब थोड़ा गरीबों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो बाहर से कैसी भी दिखे, लेकिन सोचना उसको हमेशा गरीबों के लिए पड़ता है। तो एडम स्मिथ जो हमेशा कहता था कि पैसा कमाओ, हर कोई अपने लिए पैसा कमा रहा है, कमाना और खर्च करना ही इकोनॉमिक्स है, तो उस एडम स्मिथ ने, उस एडम स्मिथ की जो कमियां थी वो क्या थी, स्वार्थ। एडम स्मिथ ने स्वार्थी बनाना लोगों को सिखाया। इसके लिए आलोचना की जाती है कि एडम स्मिथ की जो नीतियां थी वो सेल्फिशनेस थी, मतलब लोग स्वार्थी होकर अपने बारे में ही सोचते थे, वो कभी समाज के गरीब लोगों का कल्याण का नहीं सोचते थे। तो एडम स्मिथ की अगर आपसे कभी पूछे कि कमियां क्या थी, तो वो क्या थी कि स्वार्थ और पैसे का एकत्रीकरण, कलेक्शन, सेंट्रलाइजेशन होता है ना, वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन, वेल्थ कंसंट्रेशन कहते हैं इसको। मतलब कुछ इस देश की जो कुछ पैसा है ना, वो कुछ चंद लोगों के हाथ में आ रहा है, सब लोगों के पास बराबर पैसा नहीं बट रहा है। तो ये क्या था, एडम स्मिथ के जो इसने अर्थशास्त्र की जो थ्योरी दी, जो अपने सिद्धांत दिए, उसकी सबसे बड़ी कमी थी एडम स्मिथ की। अब आते हैं आपके पास एल्फ्रेड मार्शल थे, इनके बारे में सोच लीजिए, इनकी कौन सी थ्योरी आती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरी मतलब कल्याणकारी राज्य की थ्योरी, कल्याणकारी समाज। कौन सा होता है कल्याणकारी समाज, ये समाज जिसका सरकार ख्याल रखती है वो क्या होता है, कल्याणकारी समाज होता है। और उस कल्याणकारी समाज की बात किसने करी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था देखो पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ समाज का जो पिछड़ा वर्ग है इसके क्या करना है, इसके हितों का ख्याल होना चाहिए। ठीक है, इसके हितों का ख्याल रखना है, इनका ध्यान रखना है, इनको आर्थिक सहायता देनी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक वक्त पे आके एल्फ्रेड मार्शल क्या हो गया था, पैसे को लेके क्या हो गया था, नकारात्मक बहुत हो गया था, निगेटिव हो गया था। वो पैसा कमाने को मतलब ऐसा देखता था कि जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे कहीं ना कहीं वो कुछ पाप कर रहे हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल में कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ रही थी पैसे को कमाने को लेके, और यही एल्फ्रेड मार्शल की सबसे बड़ी कमी थी। एडम स्मिथ क्या कह रहा था कि भाई पैसा कमाओ, दबा के कमाओ पैसा, कुछ मत करो। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल कहता था कि कल्याणकारी समाज के बारे में भी हमें सोचना है, पिछड़े समाज के बारे में भी हमें सोचना है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ गरीब उनकी आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। और ये एल्फ्रेड मार्शल जो थे वो कहीं ना कहीं
नकारात्मक थे पैसे कमाने को लेके और उस चीजों को लेके नकारात्मक थोड़ा इनका भाव रहता था अल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, तीसरे हमारे पास कौन से इकोनॉमिस्ट आते हैं देख लेते हैं। तीसरे हमारे पास लियोनल रॉबिन्स, और इनका सबसे बड़ा जो सिद्धांत आता है वो आता है दुर्लभता का सिद्धांत। दुर्लभता का सिद्धांत, कंसेप्ट, स्कार्सिटी कंसेप्ट। क्या था लियोनल रॉबिन्स ने क्या निकाला था? लियोनल रॉबिन्स का मानना था कि हमारे समाज में ना इंसान की जो इच्छाएं हैं, मतलब मेरी इच्छाएं हैं कि यार मैं पूरी दुनिया घूमूं, मेरी इच्छा है कि यार मैं एक दिन में मतलब बाइक से कितना भी घूमूं, मेरी इच्छा है कि मैं दुनिया का हर चक्कर लगाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं करोड़पति बनूं, लखपति बनूं, कुछ भी बनूं, कुछ भी हो सकता है। तो इंसान की क्या होती है जो इच्छाएं हैं, याद रखिए लियोनल रॉबिन्स ने कहा इंसान की इच्छाएं क्या है? असीमित है। मन क्या है? चंचल है। मन असीमित इच्छा है मेरी, लियोनल रॉबिन्स ने कहा। लेकिन जो संसाधन है वो क्या है? सीमित है। असीमित इच्छाएं हैं, संसाधन मेरे सीमित हैं, तो हम क्या करेंगे? इसने कहा जब इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं और हमारे पास संसाधन कम होते हैं तो जो वस्तुओं की कीमत होती है वो क्या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। जैसे समझिए सबसे महंगा संसाधन क्या होता है? दुर्लभता। देखो उसने क्या कहा, दुर्लभता का सिद्धांत भी दिया ना उसने। दुर्लभता मतलब जो चीज जितनी दुर्लभ होगी, जितनी कम मुश्किल से मिलेगी, वो चीज उतनी महंगी होगी। समझो इसको जैसे हीरा है, हीरा है, पेट्रोल डीजल है। लोग परेशान हो जाते हैं ना, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। तो हीरा और पेट्रोल डीजल क्या है? क्या इतनी आसानी से मिल जाता है? सड़क में जाते ही क्या तुम्हें पेट्रोल डीजल के कुएं मिल रहे हैं, हीरे की खदानें मिल रही है? नहीं। तो ये चीजें क्या है आपकी? दुर्लभ है। तो ये चीजें क्या होंगी आपकी? महंगी होंगी भाई। हाँ जी बिल्कुल महंगी है। अब होगी कुछ चीजें होंगी जो उतनी महंगी नहीं होंगी, जैसे पानी है। पानी है तो वो क्या है? दुर्लभ है नहीं, ठीक ठाक उसकी कीमत है, सुलभता है उसकी। तो कीमत क्या होगी? कीमत क्या होगी? ठीक ठाक होगी। और जो चीज हमारे पास बहुत ज्यादा होगी, जैसे हवा। हवा दुर्लभ है क्या? रेयर है क्या? अरे ऑक्सीजन ले रहे हो ना, हवा दुर्लभ कैसे होगी? तो हवा क्या हमारे पास? असीमित है। तो ये क्या है? फ्री में। क्लियर है? सीधी सी बात समझिए, लियोनल रॉबिन्स एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने दुर्लभता का सिद्धांत दिया है, स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने कहा है इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। अब उसको उसने कहा कि जब हमारी इच्छाएं असीमित हैं और हमारे पास संसाधन सीमित है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ वैकल्पिक मार्ग ढूंढने चाहिए। जैसे बिजली के क्षेत्र में आप देख लो, पहले क्या होता था? पहले बिजली थी नहीं तो लोग लकड़ी जलाते थे, फिर लाइट आई हमारे घरों में, अब लाइट लगभग ठीक ठाक ही आ जाती है हर टाइम। तो अब क्या हुआ, लोग क्या बोल रहे हैं कि अब इस बिजली का उपयोग मत करो, अब सोलर एनर्जी के ऊपर जाओ। मतलब हम चाहते हैं कि हम दिन भर अपने घर में पंखा एसी चला के रखें दिन भर, मतलब मेरी इच्छा है, ऐसी असीमित इच्छा है। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे बिल ज्यादा चुकाना पड़ेगा, और बिल ज्यादा मुझे ना चुकाना पड़े इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सोलर पैनल, कहते हैं ना सौर ऊर्जा लगाओ। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने मुझे क्या कहा है कि अपनी इच्छाएं तुम्हारी असीमित है तो उन इच्छाओं के लिए तुम्हें संसाधन भी वैकल्पिक ढूंढने पड़ेंगे, वरना इतना समझ लो कि संसाधन क्या आपके? सीमित है। समझ में आया आपको? क्लियर है? ये तीन अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कुछ बेसिक चीजें बताई। इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। वही होता है डिमांड सप्लाई, खपत कंजम्पशन, वही चलता रहता है ना। डिमांड हो रही है, मांग आ रही है, वही खपत तुम कर रहे हो और उसी के थ्रू आपकी इकोनॉमी चल रही है। और जहां पर वो चीजों को ब्रेक लग गया वहां पे इकोनॉमी क्या हो जाती है? ब्रेक लग जाता है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है वहां पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। ये हम समझ चुके हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। जरा ध्यान से देखते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। देखिए बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होती है, गैर बाजार अर्थव्यवस्था समाजवादी होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण होता है। ध्यान से एक एक चीज की मैं आपको चीज बताता हूं। सबसे पहले आपको दिख रहा है बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? ये
इसमें सरकार का नियंत्रण उतना नहीं होता है, मतलब लगभग सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना, एक कंपटीशन होता है, मतलब जो जितना स्किलफुल है, जो जितना अच्छे से मतलब पैसा कमा सकता है वो पैसा कमाएगा, और जो पैसा नहीं कमाएगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे, उसका ज्यादा नहीं सोचेंगे। तो क्लियर इसमें क्या होता था कि बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी ये कहती थी कि इसमें सरकार का नियंत्रण लगभग ना के बराबर होगा। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था की जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, एडम स्मिथ से आया था। एडम स्मिथ की एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत सुना होगा आपने एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ का भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एडम स्मिथ क्या कहता था कि पैसे कमाने पे जोर देता था, पैसा कमाओ और उसे खर्च करो, पैसा कमाओ और उसे खर्च करो। तो पैसा कमाओ उसे खर्च करो किस अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा सिद्धांत किसने दिया था आपका, एडम स्मिथ के द्वारा। और मैंने कहा ना खुली प्रतिस्पर्धा होती है, ओपन कंपटीशन होता है, टैलेंट के बेस में यहाँ पे चीजें चलती हैं। अगर अगर तुम में बात है तो आओ, नहीं है तो जाओ वाली बात है। तो खुली प्रतिस्पर्धा होती है। और कौन सा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इतना समझो कि पैसा कमाने में उस देश के लोग पैसा कमाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हर चीज वहां पैसे पे तोली जाती है, हर चीज की कीमत होती है, हर चीज मतलब हर चीज की कीमत। ठीक है, तो यार हर चीज की कीमत है, तो वो क्या है, अमेरिका में। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब आते हैं दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं गैर समाजवादी अर्थव्यवस्था। गैर समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार के द्वारा नियंत्रण होता है चीजों पर, हर चीजों पर। वहां क्या होता है, हर जितनी भी कंपनियां होंगी, संसाधन होंगे, उन पे सरकारों का नियंत्रण होगा। कोयले की खान होगी, कहीं पे तांबे की होगी, कहीं पे जो पानी वगैरह, इन सब पे क्या सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। आपको पता है बहुत बड़े समाजवादी थे। इसमें सामाजिक न्याय की बात करी जाती है। सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय होते हैं जो कमजोर और पिछड़े लोग होते हैं, कमजोर और पिछड़े लोगों के लिए किसमें बात की जाती है, सामाजिक न्याय में बात की जाती है। सोवियत संघ, यूएसएसआर, जिसको अब रसिया हम कहते हैं, पहले तो 1991 तक ये सोवियत संघ था, वो किसका वो था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है सोवियत संघ। क्यों, क्योंकि वहां पे हर चीज स्टेट के कंट्रोल में थी, सरकार के उसमें नियंत्रण होता था। वहां पे प्राइवेट सेक्टर उतना ज्यादा नहीं था, हर चीजें जो होती थी उनपे सरकार का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नियंत्रण होता था। तो और उसमें क्या होता था, सामाजिक न्याय की बात की जाती थी, कोई गरीब है तो भाई उसको आर्थिक सहायता देते थे, और कमजोर आदमी को, पिछड़े और लोग उसमें भी शामिल किया जाता था। क्लियर है। तीसरी चीज आपके पास आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसमें सरकार का नियंत्रण उतना ज्यादा नहीं होता है। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, बाजार की अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण लगभग ना के बराबर है, गैर बाजार वाले में सरकार के द्वारा पूरा नियंत्रण होता है, और मिश्रित वाले में क्या होता है, सरकार कुछ चीजों पे अपना नियंत्रण रखती है और कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देती है। मैं सबसे आपको अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। रेल में आपने सफर किया है, रेलवे में, क्या रेलवे में अभी भी आप क्या देखते हो, भारतीय रेलवे देखते हो ना, ऐसी तो देखते हो। कभी आपने किसी प्राइवेट कंपनी का नाम देखा, आप रेल स्टेशन में गए आपको दिखा होगा भाई रिलायंस रेलवे, ऐसा दिखा नहीं, रिलायंस रेल या अडानी रेल ऐसे नहीं दिखा। आपको कभी भी क्या दिखाई देता है, भारतीय रेल का उदाहरण दिखाई देता है, भारतीय रेल लिखा रहता है। मतलब सरकार ने क्या किया है, जो रेलवे का सेक्टर है वो किसके पास रखा है, अपने पास रखा है। ठीक है, और क्या रखा है, सेना, डिफेंस और सुरक्षा। तो मतलब सरकार क्या कर रही है, कुछ इन चीजों पर अपना नियंत्रण करती है, लेकिन बाकी चीजें जैसे निजी क्षेत्र में, मान लो कोई कंपनी खोलनी है, आईटी कंपनी, कहीं स्कूल खोल रहा है, तो सरकार क्या बोलती है प्राइवेट सेक्टर को, यार तुम खोल लो, हम नहीं खोल रहे, तुम ही खोल लो। तो सरकार क्या कर रही है, इन सेक्टर्स पे अपना नियंत्रण नहीं रखती। तो इस तरह की इकोनॉमी क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे उदाहरण क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों प्लेयर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सरकार और निजी क्षेत्र का निर्णय रहता है, और भारतीय व्यवस्था है और सरकार का कम नियंत्रण होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है साम्यवाद कम्युनिज्म, थोड़ा इसको ध्यान से समझ लीजिए, साम्यवाद कम्युनिज्म के बारे में समझ लीजिए। साम्यवाद कम्युनिज्म कहता है, साम्यवाद कम्युनिज्म ये कहता है कि कोई भी सरकार नाम की चीज नहीं होती, कोई पावर नाम की चीज होती ही नहीं है।
साम्यवाद ने क्लियर कह दिया, पावर वावर कुछ नहीं होता है, सबके सब बराबर हैं, हम जितने लोग हैं वो सबके सब बराबर हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई वो नहीं है, सब कुछ अपना बिंदास चलेगा, सबके पास पैसा बराबर आएगा। इस तरीके से यहाँ काम करता है, पूरी समानता की बात करता है साम्यवाद। कोई राज्य नहीं, जी हाँ, सरकार का अस्तित्व ही नहीं मानता है। आपके पास सबसे बड़ा सवाल आएगा, कौन सी अर्थव्यवस्था में कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है? तो कौन सा अस्तित्व वो कहता है? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म सरकार के किसी अस्तित्व को नहीं मानता है। आपने सुना होगा कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है ना? तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है? आप अगर चाइना के बारे में आपको थोड़ा भी पता हो तो चाइना में हर चीज सरकार के कंट्रोल में है। तो वहां कम्युनिज्म का क्या है? थोड़ा अलग रूप है ना, कम्युनिज्म नहीं है, वो साम्यवाद नहीं है। वहां पे साम्यवाद का भी कई तरह के चेहरे होते हैं, मतलब साम्यवाद नहीं है, वहां पे साम्यवाद का भी एक अलग रूप है। लेकिन जो साम्यवाद की जो कोर डेफिनेशन, जो मेन परिभाषा दी जाती है, वो जाती है कि वो राज्य को नहीं मानता है, किसी सरकार को नहीं मानता है, पूर्ण समानता की बात करता है और सरकार के किसी अस्तित्व की बात ही नहीं करता है। ठीक है, इक्वालिटी की बात साम्यवाद कम्युनिज्म में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और जहां से आपके लिए एग्जाम में सवाल आने वाले हैं वो देखिए, भारत में आर्थिक योजना स्वतंत्रता से पहले। आप लोगों को पता है कि हमारा देश लगभग 200-250 साल तो अंग्रेजों की गुलामी करा है, और अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद सारा जो यहाँ का पैसा थे वो अंग्रेज लूट के ले गए ब्रिटेन में। ठीक है, कुछ यूरोप के और देशों ने भी अन्य देशों पे कब्जा किया और इस तरीके से पैसा ले गए। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था थी, एक तो 1947 पे आओगे तुम, एक तो 1947 से पहले और एक क्या आएगी 1947 के बाद। तो 1947 के बाद का हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं 1947 से पहले की जितनी भी अर्थव्यवस्था को बनाने का प्रयास किया गया। गरीब देश था तो जो इकोनॉमी के अलग अलग क्षेत्र थे, कमाई का तो उस टाइम साधन क्या था? कृषि था, मतलब खेती बाड़ी होती थी, उसी में तुम्हारी कमाई होगी, बाकी कुछ कमाई नहीं होती थी। तो क्या था, सबसे पहले 1909 में गांधी जी ने क्या किया, एक किताब लिखी, हिंद स्वराज पुस्तक। अब थोड़ा ध्यान से समझना, गांधी जी मतलब अच्छे आदमी थे, कोई शक नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन गांधी जी कहीं ना कहीं, अगर आप गांधी जी के बारे में कभी उनकी जीवनी पढ़ो तो गांधी जी मशीनीकरण के विरोधी थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोधी थे, औद्योगिक क्रांति के बहुत बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि बड़े बड़े कारखाने नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे लोग अपना बिजनेस खोले, छोटे छोटे कुटीर उद्योग बने, कहीं पे कोई सूत काटे, कोई चरखा चलाए, इस तरह के वो मतलब बिजनेस, छोटे मोटे दुकानें चले। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोले, लोहे की फैक्ट्री, तांबे की फैक्ट्री, इस तरीके से नहीं, वो छोटी छोटी फैक्ट्रियों के पक्षधर थे। क्लियर? जैसे मैंने कहा, उद्योगों मशीनीकरण का विरोध किया उन्होंने, किसमें? हिंद स्वराज पुस्तक में। ठीक है, खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को क्या किया उन्होंने? प्रोत्साहन देते थे। उसके बाद 1934 में एम विश्वेश्वरैया समाजवादी थे, इनकी एक बुक आई द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें भी इन्होंने क्या बातें करी? वही समाजवादी बात की, भाई सबके पास पैसा बराबर होना चाहिए, गरीबों का ध्यान रखो, ऐसा करो वैसा करो। तो बेसिकली क्या होता था, एम विश्वेश्वरैया ने क्या अपनी बुक में कि साम्यवादी विचार, जो समाजवादी व्यवस्था थी उसकी काफी वकालत करी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमीशन बना। लेकिन किसी कारण से जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई और यहाँ से बहुत सारे सैनिक, आपको पता है हमारे देश से बहुत सारे सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में जब लड़ने के लिए गए तो उस प्लान को क्या करना पड़ा? ठप करना पड़ा। क्यों? उसके बाद भारत भी अपनी आजादी के लिए बहुत सारे, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड थी, जो आपके जवाहरलाल नेहरू ने जो नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया, उसका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अलग अलग जो नेता लोग थे, वो कोई जेल जा रहा था, वो कहीं जा रहा था, तो जो एक होता ना कि एक सूत्र में पिरोने की बात थी, वो नेहरू जी कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए ये चीज चल नहीं पाई, नेशनल प्लानिंग कमीशन। उसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान बना। 8 उद्योगपति, JRD टाटा, बिरला और ये बहुत सारे लोग, बजाज, जमुना बजाज होते थे, ये बहुत सारे लोग होते, जमुना जी बजाज, जिनका वो बजाज स्कूटर वगैरह चलता रहता है, तो जमुना बजाज, बिरला, JRD टाटा, इन लोगों ने एक 1944 में बॉम्बे प्लान लेके आए। उस प्लान में क्या था
कृषि क्षेत्र के उत्पादन को दुगने करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में 5 गुना विकास की उम्मीद करी गई कि 5 गुना हम विकास करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा बॉम्बे प्लान के द्वारा। याद रखना इस डेट को, 1944 में उद्योगपति लेके आए कृषि उत्पादन के क्षेत्र को दुगना करना और औद्योगिक क्षेत्र में 5 गुना ग्रोथ डेवलपमेंट करना। क्लियर? अगला आ जाते हैं 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना लाई गई। 1944 में श्री नारायण अग्रवाल जी के द्वारा गांधीवादी योजना लाई गई। 1945 में एम.एन. रॉय के द्वारा पीपल्स प्लान जन योजना लाई गई। एम.एन. रॉय के बारे में जरा पढ़ लीजिए। एक चीज आपको बता देता हूं, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, इसकी स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय ने करी थी। ठीक है। और मैक्सिको में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना इन्होंने करी थी, एम.एन. रॉय ने। इन्होंने पीपल्स प्लान लाया, जन योजना, 1945 के वक्त में। 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जेपी, ये फिर से समाजवादी हैं भाई, समाजवादी लोग ही आएंगे, देखना अभी जितने भी लोग होंगे ना सब समाजवादी होंगे। क्यों? इन सब पे कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों का ही प्रभाव था। समाजवादी अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी है, गरीबों का ख्याल रखती है, सब कुछ करती है। तो उन्होंने क्या कहे, सर्वोदय योजना लेकर आए जयप्रकाश नारायण 1950 के समय। उस योजना में भी यही था, समाजवादी लोगों की बात करी गई, गरीबों की बात करी गई, बड़े बड़े उद्योग, मशीनीकरण, वही जैसे गांधी जी सोचते थे कि मशीनीकरण नहीं होना चाहिए, छोटे लोगों ने छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, उस तरह की चीजों का इसमें बातें होती थी। मार्च 1950 रूस से प्रभावित होकर योजना आयोग की स्थापना करी गई। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था पे ना 1991 तक, जब तक हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स हम आगे इस इकोनॉमिक्स के जो विषय को जब आगे क्लासेस करेंगे उसमें बहुत आराम से पढ़ेंगे अच्छे से। तो एलपीजी 1991 तक हमारी अर्थव्यवस्था जो थी ना वो केंद्रीकृत, मतलब हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लाइसेंस राज था, बहुत ज्यादा बाहर की कंपनियां यहाँ वो नहीं कर सकती थी व्यापार, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। तो आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं को डर था, अगर हम फिर से किसी बाहर की कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से हम गुलाम हो जाएं। तो उसके बाद के जो नेहरू और बहुत सारे जितने भी कांग्रेस के नेता है, उस टाइम के नेताओं की कहीं ना कहीं सोच ये थी कि हम अपने ही देश की चीजों का प्रोडक्शन करें, अपनी ही चीजों को बनाएं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, रूस से प्रभावित होकर एक तो योजना आयोग की स्थापना करी। रूस से प्रभावित होकर क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी। यूएसएसआर मैंने उस टाइम कहा था ना समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, और भारत भी क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी 1947 के बाद। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करी गई। क्लियर? 2014 में योजना आयोग को बंद कर दिया गया। आपको पता है कि 2014 तक प्लानिंग कमीशन बंद हो गया और फिर 1 जनवरी 2015 से आपका नीति आयोग की स्थापना करी गई। क्लियर है? एक बार क्विक रिवीजन समझ लो। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ की है, आपको पता है, उसने अपना सिद्धांत दिया था। वेल्थ क्रिएशन के बारे में बहुत बात करते हैं कि संपत्ति बनाओ, पैसा बनाओ के बारे में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? अमेरिका। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? यूएसएसआर। क्लियर है? तीसरी अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण होता है भारत, जर्मनी, अन्य जो राज्य है, सब मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हैं। यहाँ कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है? उसके बाद बहुत सारी योजनाएं हमारे देश में लाई गई आजादी के बाद। और एक और हमने बात पढ़ा था कि कैसे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में तीन इकोनॉमिस्ट हुए थे हमारे। एडम स्मिथ, इन्होंने क्या किया था, वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करी थी, संपत्ति बनाने के बारे में। पूंजीवाद के सबसे बड़े क्या कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा समर्थक थे एडम स्मिथ। उसके बाद थे आपके एल्फ्रेड मार्शल। आपको पता है समाजवाद के बारे में कहते थे। लोक कल्याणकारी राज्य की बात किसने करी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने। उसके बाद लियोनार्ड रॉबिन्स आए थे। लियोनार्ड रॉबिन्स ने किसके बारे में बात करी थी? दुर्लभता का सिद्धांत, स्कार्सिटी प्रिंसिपल, कि इंसान की इच्छाएं क्या है, असीमित हैं, और संसाधन हमारे पास क्या है, सीमित है। और उन असीमित इच्छाओं की पूरा करने के लिए जब हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं तो कीमतें जो होती हैं उनकी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। जैसे हीरा, पेट्रोल है, वो सीमित है तो उनकी कीमतें ज्यादा है। हवा क्या है,
फ्री है तो कोई कीमत है नहीं, पानी क्या है, ठीक ठाक है तो ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझना है अर्थव्यवस्था को। आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें आज ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, मतलब मैंने आपको सिंपली इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज़ों तक रखा है। अगली क्लास से, जब हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, जो भी हम पढ़ेंगे, जितना भी हम पढ़ेंगे, लास्ट में आपके लिए एक सवाल होमवर्क दिया जाएगा, आप उस सवाल को करिएगा। नहीं आता है चेक करिए, गूगल करिए, मेहनत करिए, कहीं ना कहीं से आपको वो सवाल जरूर मिलेगा। फिर भी नहीं मिलता है तो हम लोग हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इतने सारे कांटेक्ट नंबर्स हैं, ऐप्स में हम कांटेक्ट करो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो टारगेट यूके ट्रिपल एस से, और हम लोग आपकी मदद के लिए। थैंक यू सो मच।